हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पूरक पाठ्य पुस्तिका शुरू कर दी है। नाम है वितान, जी हाँ, जिसका पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग। यस, 25वीं शादी की सालगिरह। लिखा है मनोहर श्याम जोशी जी ने। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो जरूर देख लिया होगा। किशन दा से मिले आप? क्या आप यशोधर बाबू से मिले या उनके परिवार से मिले? यदि वीडियो देखा है तो जरूर मिले होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, और हर तरीके से हम इसी तरह से सभी विषय के ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं आपको। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है फ्री। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम है। किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। सभी प्रकार की प्रतियोगी वीडियोस, आपको परीक्षाओं की वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही साथ बुक्स और ई बुक्स भी हैं, जिनमें सैंपल पेपर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, पीवाइज क्यूज हैं। तो सभी तरह से आप इन बुक्स को देखिए, रीड कीजिए, लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और डेफिनेटली आप इन बुक्स का लाभ उठा लीजिए, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में पूरी 100% हेल्प करने वाली हैं। बिल्कुल, इसको आप छोड़िएगा मत और जरूर जाइए और दीजिए। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जो कि है पार्ट 1 सिल्वर वेडिंग के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब यशोधर बाबू कौन थे, किशनदा कौन थे, उनका परिवार किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था, किसी को याद है? यशोधर बाबू एक अति सिंपल, मतलब बहुत अति साधारण तरीके से जीवन यापन करने वाले एक व्यक्ति थे, एक सज्जन थे। और जो कि किशनदा, जो उनके सीनियर थे, जब वो गांव से अपने दिल्ली आए आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो किशनदा ने उनकी हेल्प की थी। याद आया कुछ? तभी से किशनदा उनके आदर्श हो गए थे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यशोधर बाबू का जो परिवार था, जिसमें उनकी पत्नी, 3 बेटे और एक बेटी थी, तीनों बेटे और बेटी अति मॉडर्न तरीके से सोच रखते थे। मॉडर्न मतलब ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत कीजिए पिताजी, आप डैडी या बाबूजी आप ऐसे मत रहा कीजिए, आजकल ऐसा है तो मेरे दोस्त आते तो ऐसे मिलो वैसे मिलो, तरह तरह से। एक बार तो हद हो गई जब सिल्वर वेडिंग बनाई गई उनके बेटे के द्वारा, और उनसे कहा गया कि आप क्या ऐसे हुलिया में आ गए, यहाँ पर मेरे बॉस आए हुए थे, उनकी पत्नी आई हुई थी, लो ये मैंने ऊनी गाउन आपको दे रहा हूं, अब इसको पहनकर आप दूध लेने जाना। फटी सी कुछ भी पहनकर चले जाते हो, फुलौर वगैरह। यशोधर बाबू मतलब मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से टूट चुके थे कि क्या है ये, जनरेशन गैप है या कम्युनिकेशन गैप है। पत्नी जी भी बच्चों के साथ हाँ में हाँ मिला के कुछ आधुनिकता की दौड़ में शामिल होने की तैयारी कर चुकी थी, और वो भी यशोधर बाबू की बातों पर अब ध्यान नहीं देती थी, और वो यही कहती थी, तुमने मुझे जीवन में दिया ही क्या है। तो यशोधर बाबू को ऐसा लगता था जैसे वे सिर्फ अकेले हैं। फिर उनको किशनदा की याद आती है, जिन्होंने शादी की ही नहीं थी, जिन्होंने कभी अपना घर बनाया नहीं था। हाँ चलो, अब कहानी हो गई क्रिस्टल क्लियर। चलो, तो पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। ऐसा क्यों? यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे, क्योंकि बेचारे बचपन से ही उनके कंधों पर परिवार का बोझ आ गया। ठीक है, जिससे वो हमेशा बड़े लोगों के बीच रहे, और उनकी सोच भी उसी तरह की हो गई। बूढ़े अतः वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू अपने आदर्श किशनदा से अधिक प्रभावित थे, और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध थे, क्योंकि उन्हें यह आधुनिकता समझ में नहीं आती। दिखावटीपन करना, पहनावे में आधुनिकता, खान पान में आधुनिकता, बोलचाल में आधुनिकता, हर तरफ छलावा, ये उनको बिल्कुल रास नहीं आता था, इसलिए वो इसके विरुद्ध थे। जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं, हाँ हाँ ऐसा ही करना है, वैसे ही करना है, तुम तो ठहरे पुराने, तुम तो ठहरे ऐसे, यही कहती रहती थी। अब वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े भी पहनती हैं, और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशनदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए थे, इसलिए वे परिवर्तित नहीं हो पाते, ना ही वो अपने बच्चों की बात मान पाते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो बच्चों को डांटे, वो कह रहे भाई तुम्हें करो जैसा करना है, लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा।
अगला है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं। पाठ में आया है जो हुआ होगा। पहले तो आप ये बताइए, ये जो कथन है इसका अर्थ क्या है और किसके लिए कहा गया था। यस, जब किशनदा की मृत्यु हो गई और पूछा गया कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई, सबने कहा जो हुआ होगा, किसको पता है कैसे उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि उनका अपना कोई परिवार नहीं था। कभी कभी यशोधर बाबू ये भी सोचते थे कि क्या मैं अपना घर गृहस्थी बसाकर मैंने गलत काम किया, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं नहीं, किशनदा ने अपनी विवाह वगैरह नहीं किया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु तक का किसी को पता नहीं है। मेरा परिवार जैसा भी है तो मेरा परिवार, ठीक है। तो जो हुआ होगा वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किशनदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। भाई से जब किशनदा की मृत्यु का कारण पूछा तो उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं कैसे चल बसे। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमार से हो जाते हैं, वो अंदर से जैसे घुटते रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उनकी बिरादरी का अर्थ होता है समाज, ठीक है, बिरादरी मतलब समाज, उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली, क्योंकि विवाह नहीं किया, परिवार नहीं बसाया, तो सब उनको तरह तरह से ताने देते कि अरे इनकी कमी रह गई होगी, ऐसा भी कोई रहता है, अपना परिवार बसाना चाहिए, दुनिया भर की बातें। इस कारण वे दुख से सूख कर मर गए। किशनदा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किशनदा की मृत्यु कैसी हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। जो हुआ होगा, उनके भाई ने ये उत्तर दिया कि भाई मुझे नहीं पता वो कैसे मृत्यु हुई, उनकी कैसे मरे। अगला है समहाउ इम्प्रॉपर। वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य में प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। ये देखा है ना हमने, समहाउ इम्प्रॉपर पाठ में लिखा है। तो इस वाक्यांश का वो हमेशा किसी भी वाक्य को कहने से पहले ये कहते थे समहाउ इम्प्रॉपर, तो वो तकिया कलाम की तरह यूज करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का उपयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जो अनुचित लगता था तब अचानक यह वाक्य कहते हैं। पाठ में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में हुआ था कि जब भी उनको ऐसा लगता था कि ये थोड़ा अनुचित सा है, मतलब उचित नहीं है, तो वो कहते थे समहाउ इम्प्रॉपर, मतलब जो प्रॉपर नहीं है मतलब इम्प्रॉपर है। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, कि उसने इतनी बड़ी कोई मतलब उसके पास इतनी डिग्रीज नहीं है, इतनी कला नहीं है, फिर भी इतना वेतन क्यों मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, समहाउ इम्प्रॉपर। स्कूटर की सवारी पर, अब साइकिल से उनके बच्चे उनको ऑफिस जाने नहीं देते थे और उनको स्कूटर की सवारी समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, सबने कहा अरे आपकी तो सिल्वर वेडिंग है, चलिए कुछ जलपान की व्यवस्था, तो उन्होंने 10-10 के 3 नोट निकाल कर दे दिए थे। तो वो भी कहा भाई मुझे ये सिल्वर वेडिंग या ये सब मनाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, समहाउ इम्प्रॉपर। डीडीए फ्लैट का पैसा ना भरने पर, समहाउ इम्प्रॉपर। खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, कि किसी मतलब आप साथ में हो, खुशी मना रहे हो, फिर भी किसी दूसरे की निंदा में वेस्ट कर रहे हो ना समय, तो समहाउ इम्प्रॉपर, ठीक है। अगला, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि यशोधर बाबू के आदर्श रहे हैं किशनदा। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे, क्या प्रश्न आया है, सीरियसली अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में, मतलब कहते हैं ना कि भाई मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मैं तो अचानक ऐसा ऐसा था, लेकिन क्या वो मोड़ आया और मेरी जीवन की दिशा ही बदल दी। तो यशोधर बाबू जो थे उनका जो जीवन रहा है वो किशनदा के आदर्शों पर चला है। क्या आपके जीवन में किसी का ऐसा महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसने आपके जीवन की दिशा ही सकारात्मकता की ओर मोड़ दी? बताइए प्लीज प्लीज प्लीज, मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहती हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में
जिसको सोचकर हमेशा आपको पॉजिटिविटी महसूस होती है या आपको लगता है कि हाँ उन्होंने निस्वार्थ होकर हमें ये काम करने की सलाह दी और आज हमने किया, तो हमने उनकी बात मानकर या उन्होंने हमें सलाह देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, हम कृतज्ञ हैं उनके प्रति। या फिर यदि वो व्यक्ति नहीं होते तो क्या पता मेरा क्या होता, यदि उन्होंने उचित सलाह नहीं दी होती तो शायद मैं आज किसी दूसरी तरफ जा रहा होता। आप क्लास 12th में हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सभी लोग बताइएगा कि आपकी लाइफ में एक ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके आदर्शों पर चलकर आपको लगता है कि हाँ मैंने सही किया और मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा हूं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल को प्राप्त करके ही रहूंगा, क्योंकि उनका हाथ मेरे सिर पर रहा या उनके वाक्य मेरे दिल में बस गए। ठीक है, बताना। तो यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब यहाँ एक उत्तर लिखा है कि मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब जैसे किसी के जीवन में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है, किसी के जीवन में अपनी माँ की महत्वपूर्ण भूमिका है, बड़े भाई बहन की भूमिका है, मित्र की है, तो टीचर की है, बहुत तरीके से। कि हाँ, यदि मैं अपने बचपन की बात कहूँ, प्रश्न हो सकता है आप पूछ रहे हैं मैडम आपके जीवन में, तो मैं यदि अपनी बात करूँ तो 5वीं तक मैं गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ी। यदि मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने छुपे मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना होता और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस परीक्षा के लिए मेरा फॉर्म नहीं भरवाया होता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं खड़ी होती। वो सबसे एक मैं कहती हूँ उन पूजनीय गुरुजनों को मैं नमन करती हूँ जिनको लगा कि इस बच्ची का जवाहर नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरना चाहिए, ये निकलेगी, वो नाम कमाएगी, ये उनकी सोच थी। उस समय 93-94 की बात है जब गांव में लड़कियों को इतना दूर कदापि नहीं भेजा जाता था शिक्षा के लिए, फिर भी घर पर आए वो भैया पढ़े लिखे हैं, मतलब गांव में बड़ा अजीब सा लगा कि अरे बच्ची को अकेले भेजोगे, ऊंच नीच ना हो जाए कुछ। लेकिन मेरा परिवार, मेरे पिताजी बहुत, मतलब मुझे बचपन से झांसी की रानी कहते आए थे वो, कि ये तो झांसी की रानी है, वो मेरी मूंछों की लाज जरूर रखेगी। तो ये जो उनके कथन थे, मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं। उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि बेटा किसी से भी एक रुपए का कर्ज नहीं लेना, और यदि लो तो पहले खाना मत, पहले उस कर्ज को चुकाना। कर्म पर भरोसा करना, अपनी मेहनत पर भरोसा करना, ये मत सोचना है तो खा लेंगे। जब तक हाथ पैरों में दम है काम करते रहना, कर्म करते रहना। तो ये वही है मेरे शिक्षक और मेरे पिता और मेरी माँ का जो साथ मिला है वो तो फिर आपको भी पता है। ठीक है, इस तरह से मेरी जर्नी रही है, तो आप भी अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, वे पढ़ाई लिखाई खेल कूद सभी में हमेशा आगे रहती थी, उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। वे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देती रही हैं। ठीक है, अगला, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? क्या आपको इस कहानी को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो मेरे जीवन में भी हो रहा है, हाँ ऐसा तो मेरे दोस्त ने भी बताया था। सच में उसकी मम्मी तो फिर भी, मतलब उसकी मम्मी तो उसके विचारों या उनके विचारों को मान गई, लेकिन उसके पापा हैं कि पुराने रीति रिवाजों में जकड़े हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये कहानी हमारे जीवन से कोरिलेट कर पा रही है? कहीं ना कहीं तो है ना? तो बताना। इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल मतलब जनरेशन गैप, पीढ़ी मतलब जनरेशन, अंतराल मतलब गैप, जनरेशन गैप का मार्मिक चित्रण किया है जो मन तक छू रहा है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते थे। जमाना बदल रहा है, समय की सुइयां रेत की तरह फिसल रही हैं। किसी के लिए किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, किसी के अच्छे बुरे सोचने के बारे में समय नहीं है, सब आपाधापी में लगे हैं। ठीक है, तो आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों के हर हाल में जीवित रख रहे हैं। उसके बावजूद भी उनका उसूल पसंद होना, मतलब प्रिंसिपल्स थे, उनके सिद्धांत थे कि मैं ऐसा करता हूं और मैं ऐसा ही करूंगा, तुम्हें करना है करो, नहीं तो मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया। दफ्तर के लोग भी, अब उनके एक ऑफिस में घड़ी लगी थी, ठीक है, 12, 3, 6 और 9 ये होते हैं, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 10, 11। तो जब 5 बजते थे, जैसे ही घड़ी का 5 पर कांटा आया, ठीक है, और जैसे ही 25 पर आता था सबकी नजर उस पर टिक जाती थी।
लेकिन यशोधर बाबू कहते थे नहीं, 5:30 से पहले कोई ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा। सब कहते थे यार ये भी क्या है, 2 मिनट तो पहले चले जाने दो, लेकिन वो अपने सिद्धांतों के थे और समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। घर में भी सिरदर्द बने हुए थे कि क्या है, कोई बात ही नहीं सुनते हैं हमारी, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। जब ऑफिस का समय 5:30 बजे तक है तो क्यों मंदिर चले जाते हैं प्रवचन सुनने? अभी इतना बुढ़ापा आ गया है क्या? लेकिन वो इसलिए मंदिर जाते थे क्योंकि जब भी वो घर आते थे किसी तरह की कलह मची रहती थी। उनको बच्चा सुना रहा है, बेटी सुना रहा है, बेटी सुना रही है। 3 बेटे थे, 1 बेटी थी, पत्नी भी थी। सब लोग उन पर तानों की बौछारें कसते थे। तो वो सोचते थे इससे अच्छा है मंदिर में प्रवचन सुन लूं। तो इसका भी उनको बड़ा घर वालों में मतलब बहस हो जाती थी। तो इसी तरह वो कहना चाहते हैं कि उनके लिए मतलब घर वाले और ऑफिस वालों के लिए जैसे कृष्णदा यशोधर बाबू सिरदर्द बन गए हों। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव भी करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं, बिना रोक टोक के जीना चाहते हैं। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभावित है। ठीक है, अर्थात कि जो कुछ पुरानी जनरेशन है या पुराने रीति रिवाज हैं उनमें से जो जो अच्छाई की बातें हैं उन्हें हमें अपनाना है। क्या है अच्छाई की बातें? बड़ों का सम्मान करना, अपनों के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करना, सही समय पर पालन मतलब समय का पालन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना। अब ये है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आधुनिक जीवन में भी बहुत सारी अच्छी बातें, उनको हम अपने जीवन में लाएंगे तभी सकारात्मकता आएगी। निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या कहेंगी? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। हाशिए अर्थात मार्जिन, मतलब जो मानवीय मूल्य हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, वो एकदम धक्का देकर बाहर फेंकी जा रही हैं। पीढ़ी का अंतराल, जनरेशन गैप, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, वेस्टर्न कल्चर का अपनाना। ठीक है, तो आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को भी अनुभव करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि उनके बच्चे अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, किंतु बदलते समय और परिवेश से सामंजस्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। कुछ हमें भी नए नए जमाने के अनुसार चलना चाहिए, तभी तो, नहीं तो वो समय पहले भी था, वो समय आज भी है, फिर क्या ऐसा विकास, किस तरह का परिवर्तन? तो हमें भी समय के अनुसार चलना चाहिए। खुश? नहीं तो कहेंगे मैडम आप तो पूरा ना यशोधर बाबू के साथ हो गई, हमारे साथ नहीं। नहीं, मैं आपके साथ हूं। हमें बिल्कुल समय के अनुसार चलना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि हमने सिद्धांतों को पकड़ कर रखना है, जकड़ कर नहीं रहना है, उनमें किसी चीज का गुलाम नहीं रहना है। जब जिस तरह का सही कार्य हो वो करें, अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दें। स्वतंत्र छोड़ने का अर्थ उनके बात पर रोका टोकी ना करें, उनकी बातों को सुने, उनको समय दें, आपसी थोड़ा सा बातचीत करें, तब सब कुछ सही होगा। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, ये तभी संभव हो पाएगा। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। तो हमारे घर और आसपास के निम्नलिखित बदलाव हैं, जैसे घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिलें और मोटर का इस्तेमाल, लड़कियां लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना, युवा लड़कों लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन करना, देर रात तक पार्टियां करना, दिन भर कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल। तो ये जो है उससे हमारे बुजुर्ग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार बुजुर्गों को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वे युवा थे उस समय संचार के साधनों की कमी थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वे युवावस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदारी होते थे। आधुनिक परिवेश के युवा बड़े बूढ़ों के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, इसलिए सोच एवं दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यह नई सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अगला, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में है अपने अनुभव और सोच के आधार पर बताइए। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।
यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जिसके कारण नया उन्हें खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। या फिर यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है, एक बहुत अच्छी आइडियल पर्सनालिटी है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी खींचता है तो पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतया किसी न किसी से प्रभावित होते हैं। जैसे यशोधर बाबू किशन दास से ये परंपरा का ढर्रे में चलना पसंद करते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते, समय के साथ ढलने में असफल हो जाते हैं। मेरे दादाजी भी पुराने विचारों से प्रभावित हैं, उन्हें भी नई चीज अपनाने में बहुत तकलीफ होती है, इस कारण वे हमसे दुखी हैं और हमें भी दुख होता है। तो ये आपसी जो द्वंद्व हो जाता है, आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो इससे घर में मतलब एक कलह का माहौल रहता है। तो इट्स बेटर कि हम भी उनकी सुन लें, कुछ वे भी हमारी सुन लें, ठीक है। इसी तरह से तालमेल करके, सामंजस्य बिठाकर, कोऑर्डिनेशन के साथ परिवार में हम मिलजुल कर रहें, क्योंकि एक परिवार या एक व्यक्ति से ही परिवार बनता है और जब परिवार में खुशहाली रहेगी तो समाज भी स्ट्रांग होगा, उसमें भी खुशहाली रहेगी और एक बहुत अच्छे कुशल राष्ट्र की स्थापना होगी। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको हर एक पार्ट को इसी तरह से विस्तृत रूप में समझाती रहूंगी। हर एक विषय के वीडियोस आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बुक्स और ई बुक्स पर जरूर ध्यान दीजिए, इसमें आपकी हर एक प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने का पूरा मतलब जादुई मंत्र है। गागर में सागर भरा हुआ है, बहुत छोटे में बहुत कुछ है जो आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में पूरी हेल्प करने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।